हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब बारी है उसका टेस्ट देने की, कितना अच्छे से आपने होमवर्क को पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 फरवरी के दिन जो भी मैंने होमवर्क दिया था उसी का यहाँ पे मॉक टेस्ट होने वाला 60 MCQ के साथ, जो 50 क्वेश्चंस आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से होगा और 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स है, यानी टोटल 60 MCQ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कल के क्यूज में जो मैंने लास्ट क्वेश्चंस पूछा था क्यूज का, उसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चंस ये था कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो क्या होगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से संबंधित है, उनके बारे में ये लिखी गई है पुस्तक। और मुद्रा राक्षस जो वो किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। तो कल का टॉपिक हमारा क्या था, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो उसी से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाया। तो देखते हैं कितना आप सही कर पाते हैं, 60 क्वेश्चंस में कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, बाबर के समकालीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि टीनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण कौन सा रोग होता है। टीनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण कौन सा रोग होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग कमेंट करके कह रहे थे कि लूसेंट में क्वेश्चंस ये नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्टिव लूसेंट से जो मैंने टॉपिक्स दिया है उसी का मैंने अपने से क्वेश्चंस यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा आप ना कहेंगे क्वेश्चंस लूसेंट से नहीं है, सारा क्वेश्चंस लूसेंट से ही, दोनों बुक्स को मिला करके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन सी, यानी कि गंजापन। ठीक है, गंजापन जो होता है वो टीनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं सभी के सभी कवक से होने वाली ही बीमारी है, दामा, एथलीट फुट, खाज, इन सभी को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन ये कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो बताइए कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो सर्वाधिक जानकारी का स्रोत जो है वो कह सकते हैं भूकंप विज्ञान। फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि हरिहर एवं बुका ने जिस संत के प्रभाव से आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी उनका नाम क्या था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है माधव विद्यारण्य। ठीक है, विद्यारण्य ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। और साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख रखा, हम इसको पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो पूछा सकते हैं कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हरिहर एवं बुका ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी थी, ये ध्यान रखिएगा। और उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी, कह सकते हैं वो तेलुगु थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। तो बहमनी राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, स्वेस। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपके स्कोरिंग 50 से नीचे जाती है तो मान लेंगे कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई की है। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि 50 प्लस करें। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पड़ता है आपका मदुरई में। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तमिलनाडु का मदुरई एक शहर है और इसकी स्थापना, मीनाक्षी मंदिर की स्थापना पांड्य राज्य ने की था। ठीक है, पांड्य राज्य के जो शासक थे उन्होंने कराया था। नेक्स्ट वन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे, यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, 14वीं सदी। तो 14वीं सदी होने का मतलब ये हुआ कि 1336 ईस्वी में आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने नोट डाउन लगा रखा है, नोट करके। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने कह सकते हैं कि 310 वर्ष तक राज किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1336 से लेकर के 1646 तक ये शासन चला था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ऑलरेडी हम ऊपर में इस सभी चीज़ों को देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य पर जिन राजवंशों ने शासन किया था, वंश का सही क्रम क्या है।
तो बताइए कि वंश का सही क्रम क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूँ किस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, कह सकते हैं कि सास तू आ, इस तरह से आप याद रखिए। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले संगम वंश कह सकते हैं, उसके बाद सालू वंश कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए संगम वंश पहले था, उसके बाद सालू वंश कह सकते हैं, यानी कि 1 3 और तू का मतलब क्या हुआ, तुलु वंश, यानी कि आपका इसके बाद 2 आएगा और उसके बाद 4। आ का मतलब आर्विडो, यानी 1 3 2 4। यहाँ पे देखिए 1 3 2 4 कहाँ पे, ऑप्शन सी में टिक कर सकते हैं। ठीक है, सास्तुआ, आप इस ट्रिक को याद रखिए, आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पर जिन राजवंशों ने शासन किया वे निम्नवत है। इस तरह से संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आर्विडो वंश। सबसे आखिरी जो वंश था आर्विडो वंश था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि जगबेटकर थी। जगबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। ठीक है, जगबेटकर का मतलब हाथियों का शिकारी। ये उपाधि किसकी थी, तो देवराय द्वितीय को टिक करेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विजयनगर के किस शासक ने विदर्भ के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि जो कि धारण की थी। यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी किसने, तो ये उपाधि धारण की थी कृष्णदेवराय ने। ठीक है, कृष्णदेवराय ने। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कृष्णदेवराय के अन्य जो महत्वपूर्ण उपाधि है, जैसे आंध्र भोज कह सकते हैं, आंध्र पितामह भी कहा जाता था इसको, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन है कि कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करें। ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन आपको चुनना है। तो बताइए कि चारों में से असत्य कथन कौन सा होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, जो कि ये पहला पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हर्यक द्वितीय जो था उसने सबसे पहले संगम वंश में कह सकते हैं कि सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ना कि कृष्णदेवराय ने। और वैसे भी कृष्णदेवराय तुलु वंश का शासक था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कृष्णदेवराय तुलु वंश का महान शासक था। सेकंड पॉइंट सही है। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने कराया था, ये पॉइंट भी सही है। और इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर का यात्रा किया, जो कि ये पॉइंट भी सही है। तो यहाँ पे हमारा गलत क्या होता है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ये पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेकंड को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कथन कौन सा सही है। देखिए मैं क्वेश्चन इस तरह से इसलिए बनाता हूँ ताकि आपने जो भी चीज़ें पढ़ करके आए हैं टॉपिक में, उसको आप अच्छे से यहाँ पे एक बार रिवाइज कर सके, इसलिए मैं इस तरह से क्वेश्चंस बनाता हूँ। और आपको पता है कि एग्जाम्स में भी आपको 2-4 से क्वेश्चंस इस तरह से देखने को मिलेगा, तो आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में, मज़ा भी आएगा। तो देखिए बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भू राजस्व की दर जो था उपज का 10वां भाग था, ये पॉइंट गलत है क्योंकि 1/6 भाग हुआ करता था, ये ध्यान रखिएगा। तो सेकंड पॉइंट गलत है, फर्स्ट सही है, इसलिए केवल और केवल एक को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की कृष्णदेवराय ने अमुक्त मल्याद की रचना किस भाषा में की थी। तो ध्यान रखिएगा कृष्णदेवराय ने 2 रचनाएं की थी जो कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अमुक्त मल्याद की रचना इन्होंने तेलुगु भाषा में की थी, जबकि संस्कृत भाषा में इन्होंने जम्बावती कल्याणम नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये 2 चीज़ों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, तेलुगु। अमुक्त मल्याद कृष्णदेवराय की रचना है जो कि तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह, ए को टिक करेंगे, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट वन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या कि वित्तीय व्यवस्था की मुख्य जो विशेषता थी वो भू राजस्व था, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा क्या, किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद। इससे पहले हमारा जो दिल्ली सल्तनत मैंने आपको दिया था उसके रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को मैंने लिया था। भारत का दर्पण किताब उल हिंद। ठीक है, और किताब उल हिंद किसकी रचना है आप नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए किताब उल हिंद किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अदीना मस्जिद जो पड़ता है ये बंगाल में स्थित है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे बंगाल में।
और हम कह सकते हैं कि बंगाल में किस डिस्ट्रिक्ट में, तो मालदा जिले में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर अगर हम जाएंगे तो सही क्रम उसका क्या होगा, तो सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, यानी 2 1 3। 2 1 3 कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन है कि सरके सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या फिर सिराज हिंद कहा जाता था। तो पूर्व का सिराज या फिर सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था जौनपुर को, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जौनपुर। नेक्स्ट वन है कल्हण की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जॉनराज और सीवर। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जॉनराज और सीवर। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कल्हण कश्मीरी इतिहासकार तथा विश्वविख्यात ग्रंथ राजतरंगिणी के रचयिता थे। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है कि इसकी रचना कब हुई थी, तो 12वीं सदी में हुई थी। ध्यान रखेंगे 1148 से 50 के बीच इसकी रचना की गई थी। और आगे हम पढ़ सकते हैं कि जॉनराज भी कश्मीर के इतिहासकार थे। इसकी रचना को द्वितीय राजतरंगिणी कहा जाता है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाया था और जिसको द्वितीय राजतरंगिणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की मोह असंबद्धता स्थित है। मोह असंबद्धता जो है वो स्थित है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था गुटेनबर्ग जो असंबद्धता था किनके बीच होता है, मेंटल और क्रोड के मत। और उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें कि मोह असंबद्धता जो होता है किसके बीच होता है, तो क्रस्ट और मेटल के बीच, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ करके आए होंगे। और एक और क्या होता था, लेहमैन, कह सकते हैं कि लेहमैन है, हाँ लेहमैन जो होता था, लेहमैन असंबद्धता, ये किनके मध्य स्थित था, तो बाह्य क्रोड, हाँ ठीक है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य स्थित था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा होगा उसको ऊपर रखेंगे, उसके बाद सबसे कम में नीचे तरफ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही मात्रा अगर देखें तो ऑक्सीजन होगा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम और यहाँ पे जो कि लोहा, यानी 1 2 3 4 काफ़ी तरीके से होगा, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी, भाग 3। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है। और भाग 3 में मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर के 35 तक। और ये यूएसए के संविधान से लिया गया। ऑलरेडी हम लोग कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके, क्योंकि पॉलिटी में इससे पहले हम लोगों ने यही चीज़ पढ़ा था। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के 3रे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। और साथ साथ इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे, जैसे समता या फिर समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। और यहाँ पे पहला जो था ये भी वीवीआई है। उसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखिए कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से लेकर के 35 तक ये जाता है। ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया। बात यहाँ पे मूल कर्तव्य की जा रही है, तो मूल कर्तव्यों का विवरण जो की दिया गया वो किस में, तो भाग 4। ठीक है, भाग 4 और 51 के क के अंतर्गत इसके बारे में वर्णन किया गया। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। भारतीय संविधान काफ़ी बड़ा है और इस वजह से कहा गया था कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, तो ब्रिटिश विधि शास्त्र जो थे सर आइवर जेनिक्स ने कहा था। ध्यान रखेंगे, सर आइवर जेनिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है किसका पड़ा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा।
क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये वीवीआई भी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सही है। सेकंड पॉइंट है कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 325 में किया गया था। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि 326 में ये संशोधन किया गया था। तो हमारा उपयुक्त सही कौन सा हुआ? केवल और केवल एक, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। इस वजह से ऐसा किया गया था। नेक्स्ट वन है कि संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो छठी अनुसूची किस में लागू नहीं होती है? तो छठी जो अनुसूची है उसमें 4 राज्यों के बारे में वर्णन किया गया, और उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक होता है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि मणिपुर इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, किसके साथ मैच करना है? तो अनुसूची और संबंधित विषय के साथ मैच करना है। चलिए बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में अलग अलग जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें राज्यों के राज्यसभा जो है उसमें सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई। ए का 3 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, जो कि ऑप्शन सी। तो टिक कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अगर छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में क्या है, हम लोगों ने जस्ट ऊपर में देखा था कि 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया, तो बी का 4 के साथ यहाँ पर मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि 8वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया, आपको ये चीज़ पता होगा। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन की भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हम कह सकते हैं मेंटल, ठीक है, मेंटल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सत्य है। चलिए चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। क्या कह रहे हैं कि सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसे चट्टानों की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही। सेकंड पॉइंट है कि सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है, ये पॉइंट भी सही है। जब 2 पॉइंट सही हो जाता है तो हम ऑप्शन डी को डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्रोड में निकेल और लोहा जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जैसे आपने पढ़ा था सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी के सभी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट को पढ़िए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। ध्यान रखेंगे इसको हसन गंगू भी कहा जाता है, ठीक है, हसन गंगू भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी, ये पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के शासन समकालीन नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, MBT के समकालीन था। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को टिक करेंगे, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? न्यायाधिकार व्यवस्था और अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी किसके प्रशासन में? तो विजयनगर काल में, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि न्यायाधिकार एवं अयंगार विजयनगर कालीन शासन व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस व्यवस्था के तहत ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, और इस 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को अयंगार कहा जाता था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है?
तापमान की वृद्धि की दर क्या है? 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया। यह विभाजन किसका है? तो बताइए कि यह विभाजन जो किसके द्वारा किया गया था? तो ये विभाजन किया गया था ग्रांट के द्वारा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, चट्टानों का अध्ययन क्या कहते हैं? क्या कमेंट करके आप बता सकते हैं? बताइए चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि एकलर ने वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न वर्गों में कब किया था? अलग अलग वर्गों में इनके द्वारा किया गया था वनस्पति जगत का वर्गीकरण। तो इन्होंने कब किया था एकलर ने? तो 1883 में। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ये सभी चीज़ें मैंने लूसेंट ऑब्जेक्टिव में जो आपको ऑब्जेक्टिव में लूसेंट सब्जेक्टिव में टॉपिक्स दिया था पढ़ने के लिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सभी चीज़ें आपको पता होगा, मुझे कहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। साइंस के क्वेश्चन है। साइंस में मैंने आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए थे पढ़ने के लिए। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे क्रिप्टोगेम्स वर्ग के पौधों में पुष्प और बीज नहीं होता है, क्या ये सही है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है कि क्रिप्टोगेम्स जो वर्ग के पौधे होते हैं इसमें पुष्प और बीज नहीं होता है। और थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा जो है वो क्रिप्टोगेम्स का ही एक समूह है जो कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दोनों 1 और 2। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए, कवक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स खुद से बनाया गया, आपको इधर उधर बुक में नहीं मिलेगा। तो अच्छे से पढ़िए और अपनी नॉलेज को गेन करिए, अच्छे से बढ़ाइए, क्योंकि एग्जाम्स में देखिए इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन आप पढ़ेंगे तब। देखिए कवक के संबंध में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? आपने पढ़ा होगा कवक, मैंने जो टॉपिक दिया था उसमें कवक था। तो कुछ सवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि शैवाल संवहन उत्तक रहित होते हैं। संवहन उत्तक रहित का मतलब क्या आपने पढ़ा था कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं संवहन उत्तक रहित। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है। हमें बताना था कि कौन सा कथन असत्य है, तो कोई भी गलत नहीं, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आई? वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार अब तक मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपने लाइक कर दी होगी, नहीं की है तो लाइक कर दीजिएगा। मैंने आप तो कल से 900 लाइक्स मांगा था, लेकिन आपने तो नहीं किया, 600 पे ही आप लोग लटक गए। यार ऐसा मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है जब मैं आपसे लाइक मांगता हूँ और आप लोग लाइक नहीं देते हो। यार वीडियो कोई ख़राब नहीं देता हूँ, वीडियो अच्छी बनाता हूँ आप ही के लिए, क्योंकि आप एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। तो इतना आप नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता। खैर ये सब भी बात अच्छा नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि खाद के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल लाभदायक नहीं होता है? ध्यान से अगर आपने क्वेश्चंस को पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा कि शैवाल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें दी गई थी। वहाँ पे एक लिखा गया था कि खाद के रूप में कौन कौन से शैवालों का यूज़ किया जाता है, लाभदायक होते हैं। तो उसमें क्या था कि नॉस्टॉक, एनाबिना, केल्प, ये सभी जो होते हैं वो खाद के रूप में इस्तेमाल होते हैं, लाभदायक होते हैं। लेकिन लेवनेरिया, आपको पता है कि लेवनेरिया शैवाल से क्या होता है कि आयोडीन, ठीक है, आयोडीन जो प्राप्त होता है वो लेवनेरिया नामक शैवाल से होता है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट कि कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है, क्या सही है? तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही है कि कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट है कि कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मैंने आपको कई बार बताया कि क से कवक और ख से काइटिन। अगर स से शैवाल के बारे में पूछता तो स से शैवाल और स से सेलुलोज, इस तरह से मैंने आपको याद कराया था और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम्स में हाल ही में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से आपको याद रखना है कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, तो हम ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों को भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सेफिक नामक जो मॉस होता है इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइटा के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो अच्छे से पढ़िए और बताइए कि ब्रायोफाइटा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इस पौधे में सम्मोहन ऊतक का अभाव होता है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, सम्मोहन ऊतक का अभाव होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इस पौधे को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, एक और दो दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, तालीकोटा का युद्ध। चलिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को ढक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया। विजयनगर साम्राज्य का यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी और इस वजह से इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार का सामना करना पड़ा और ऐसा माना जाता है कि इसी हार की वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं। यानी आपको पता है कि आवर्त सारणी अगर हम देखें, टेबल अगर हमारा इस तरह से, तो एक रो होता है और एक कॉलम होता है। तो आपको पता है कि जो उदग्र स्तंभ यानी कि हमारा जो ये वाला हुआ ऊपर से नीचे तक इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्ग, ठीक है, वर्ग कहते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, आवर्तों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैंने पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आपको नहीं पता है कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से पीरियोडिक टेबल को याद रखा जाता है, तो आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा हमारी वीडियो। आप पीरियोडिक टेबल लिख करके ऑनलाइन स्टडी लिख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। इन दो क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीथेन के अणु में है, बताइए कि मीथेन के अणु में है कौन सा बंधन। तो सबसे पहले मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, ठीक है, CH4। अब इसको हम इसका थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें तो कार्बन जो होगा हर एक हाइड्रोजन परमाणु से बंद होगा इस तरह से। तो इसमें कौन सा बंद हो रहा है बताइए, तो एकल हो रहा है कि नहीं, एक ही तो बंद इसमें लग रहा है, सभी में एक ही बंद है। यानी कि आपको पता है कि कार्बन के 4 बंद होते हैं, इस तरह से कार्बन के चारों इसका बॉन्ड पूरा हो जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एकल सह संयोजक बंद के तहत जो होता है मीथेन जुड़ा होता है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना से लंबावित राज्य कौन से। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लंबावित राज्य कौन से। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की टेरिडोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान से पढ़िए, चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ के बताइए कि क्या हाँ यहाँ पे कौन सा कथन जो होगा असत्य होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। इस समुदाय के पौधे में सम्मोहन ऊतक का अभाव होता है। देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में अभाव होता है लेकिन टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि सम्मोहन ऊतक काफ़ी अच्छे तरीके से विकसित होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक बार फिर से क्लियर करता हूँ कि सम्मोहन ऊतक का मतलब क्या हुआ। सम्मोहन ऊतक का मतलब हुआ जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम का कार्य क्या होता है, जाइलम यानी कि ज से जाइलम और ज से जल, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जाइलम का जो कार्य होता है वो जल का स्थानांतरण करना पौधों में, और फ्लोएम का जो कार्य होता है वो क्या करता है कि फ्लोएम पौधों में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको भोजन का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल जो कि गलत हो जाता है और राइट आंसर हम ऑप्शन ए को ही टिक करेंगे। बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़ करके अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लूसेंट से 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उस भुगतान मंच का नाम बताइए जिसने अप्रैल 2021 से भारत में घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया, और वो कौन सा है, तो पेपल, ठीक है, पेपल ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक मंजूरी दे दी है। तो ये एक परियोजना के लिए मंजूरी दिया है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। अच्छा, डेनमार्क की राजधानी क्या होती है, किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है, बताइए ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, हंटर बिडेन, ठीक है, हंटर बिडेन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि ई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा देश दक्षिण एशिया का पहला देश बना है। ई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा देश दक्षिण एशिया का पहला देश बना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाता है बांग्लादेश, बी को टिक करेंगे, बांग्लादेश। नेक्स्ट वन देखिए कि वर्ष 2020 में किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा ओडी योजना को शुरुआत किया था। जगन्ना अम्मा ओडी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाता है आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट वन है कि 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का विषय क्या था। तो आपको पता है कि 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो किया गया था वो लखनऊ में किया गया था, और इसका जो थीम था, कह सकते हैं क्या था, फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ होना यहाँ पे, फिट यूथ फिट इंडिया, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन की वर्ष 2020 में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 जीता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जसबिंदर बिलान। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि किस तकनीकी कंपनी ने स्मॉल मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान को शुरू किया था। स्मॉल मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान को शुरुआत किया था, और ये किया गया था गूगल के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने किस वर्ष तक वीनस मिशन को शुरू करने की तैयारी की है। वीनस मिशन यानी कि शुक्र ग्रह पर मिशन को शुरू करने के लिए इसरो कब तक तैयार है, तो 2025। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि अब तक आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा यार, अगर नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। केंद्र सरकार ने किस विभाग ने गांधी जयंती मनाने के लिए श्रमदान अभियान चलाया। केंद्र सरकार के किस विभाग ने गांधी जयंती मनाने के लिए श्रमदान अभियान चलाया। श्रमदान अभियान चलाया गया था किसके द्वारा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होता है न्याय विभाग के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 60 MCQ कंप्लीट किया, और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। क्यूज का क्वेश्चंस भी यहाँ पे, आप क्यूज का क्वेश्चंस राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताएगा कि किसने स्मृति ग्रंथ, दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ, अद्भुत सागर की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने की थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। और एक चीज़ और, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।